नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में पीएम मोदी की तारीफ। भारत को विश्व गुरु के रूप में उभरता हुआ बताया गया। मोदी की सत्ता संभालने के बाद भारत में ऐतिहासिक बदलाव, ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है। 14 जनवरी से शुरू होने वाले राहुल गांधी की यात्रा का नाम बदला। भारत न्याय यात्रा की जगह नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। 14 के बजाय 15 राज्यों से गुजरेगी राहुल की यात्रा। बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में 20 जनवरी तक सीटों पर समझौता। सीट समझौते से पहले पश्चिम बंगाल में घमासान। अधीर रंजन का आरोप, मोदी की मदद कर रही हैं ममता बनर्जी। बड़ी खबर, टीएमसी ने कहा कांग्रेस आला कमान फैसला ले कि क्या करना है। इस सब के बीच में ईडी के समन के बीच दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक पर घमासान। उपराज्यपाल ने टेस्ट में फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। फर्जी टेस्ट के जरिए करोड़ों के घोटाले का आरोप। एक और बड़ी खबर, आंध्रा के सीएम जगन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में सदस्यता ली। शर्मिला की पार्टी वाईएसआरटीपी का कांग्रेस में विलय। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। स्पेशल सेल ने हिजबुल के मोस्ट वांटेड आतंकी को पकड़ा है। जावेद अहमद पर 10 लाख का इनाम घोषित था। और दिव्या पाहुजा मर्डर केस में क्राइम ब्रांच को कामयाबी। पंजाब के पटियाला बस स्टैंड में मिली बीएमडब्ल्यू कार। बीएमडब्ल्यू में दिव्या का शव ठिकाने लगाया गया था। और टीम इंडिया ने पहली बार केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में हराकर सीरीज 1-1 से ड्रॉ की है। टेस्ट इतिहास में गेंदों के लिहाज से सबसे छोटा टेस्ट मैच। 642 गेंदों में मैच खत्म हो गया। और दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम है। अगले 2 दिन पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं जो कि आज सुर्खियां बनी है। पहली बड़ी खबर देखिए, ब्रेकिंग न्यूज के बाद पहली बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है, पुतिन बाइडेन के बाद जिनपिंग पीएम मोदी के मुरीद क्यों हुए। चीन ने क्यों कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत उभरता हुआ विश्व गुरु। दूसरी खबर, आपको 2 पाकिस्तान दिखाएंगे। एक जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, दूसरा जो शेखी बघाने के लिए अरबों के फाइटर जेट खरीदने वाला। तीसरी खबर, क्या महाराष्ट्र का हाजी मलंग दरगाह नहीं मंदिर है। सीएम एकनाथ शिंदे की किस कसम से सियासी उबाल आया। चौथी खबर, क्या केजरीवाल को गिरफ्तार करने का दावा सही है या सियासी चाल है, खुलासा करेंगे। और 5वीं खबर, गैंगस्टर की मॉडल गर्लफ्रेंड का गुरुग्राम में मर्डर हुआ। दिव्या पाहुजा कौन है जिसकी एनसीआर में इतनी चर्चा है। फिक्र की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन बाइडेन की तरह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए। हम ये खबर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे का एक शानदार वीडियो। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर थे। उन्होंने आज शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लक्षद्वीप दौरे की दिलचस्प तस्वीरें शेयर की हैं। वीडियो भी पोस्ट किया। वो समंदर के किनारे टहलते नजर आए, समंदर किनारे बैठे नजर आए, सागर की विशालता को निहारते दिखे। इस दौरान उन्होंने लक्षद्वीप के समंदर में स्नॉर्केलिंग भी की, यानी कि समंदर में डुबकी भी लगाई। 2 लाइफ गार्ड पीएम मोदी को स्नॉर्केलिंग करने में मदद करते दिखे। पीएम मोदी ने इसके जरिए लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की। देश की जनता से अपील की कि वो यहाँ की खूबसूरती को देखने जरूर आए। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। पीएम मोदी की ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया में वायरल हुई, उसी बीच चीन से एक बड़ी खबर आई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक महत्वपूर्ण लेख में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधे। अखबार ने खास तौर पर बीते 4 साल में मोदी कार्यकाल का जिक्र किया। इस दौरान आर्थिक क्षेत्र में भारत की तरक्की को सराहा और लिखा है कि सामाजिक क्षेत्र में भारत अहम प्रगति कर रहा है। भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की। भारत को रणनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर बताया। वैश्विक शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत कहा। भारत को विश्व गुरु के रूप में उभरता हुआ बताया। यह भी कहा कि यह सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद से
भारत में ऐतिहासिक बदलाव हुए। ग्लोबल टाइम्स का ये लेख देखिए। हेडलाइन है, मैं भारत में जाकर भारत नैरेटिव के बारे में क्या सोचता हूं। ग्लोबल टाइम्स ने शंघाई स्थित फूडन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक डांग जियाडोंग के इस लेख को छापा है। ये विचार उन्हीं के हैं जिसमें पिछले 4 वर्षों में भारत की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की प्रशंसा की गई है। इस लेख में झांग जियाडोंग लिखते हैं कि मैंने हाल ही में 2 बार भारत का दौरा किया। इस दौरान मैंने पाया कि भारत की घरेलू और विदेश नीति 4 साल पहले की तुलना में काफी बदल चुकी है। भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक शासन में उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारत की तरक्की को चीन विस्तार में कैसे देखता है, लेख में इसे भी बताया गया। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली है और यह सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। बात जहां तक विदेश नीति की है तो चीन ने इस बार भी जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, अमेरिका, जापान, रूस और अन्य देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय रणनीति की वकालत की है। भारत ने पश्चिम की नीतियों को खुद पर थोपने के बजाय उनसे बराबरी के संबंध स्थापित किए हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए लेख में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि इस संघर्ष पर भारत कभी भी पश्चिम के दबाव में नहीं आया और बाद में उसके इस कदम का लोहा अमेरिका तक ने माना। चीन ने इसके साथ ही ये भी माना कि भारत विश्व गुरु के रूप में तेजी से उभर रहा है और ये ऐतिहासिक बदलाव पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद आया है। चीन के साथ पिछले कुछ सालों से भारत के रिश्ते तल्ख चल रहे हैं। आलम यह है कि सीमा पर तनाव बढ़ता चला गया है। उस बीच अगर चीन की सरकार का सबसे बड़ा मुखपत्र माना जाने वाला ग्लोबल टाइम्स पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है तो पूरी दुनिया के लिए इसके मायने बढ़ जाते हैं। हालांकि चीन इकलौता देश नहीं है जो पीएम मोदी का मुरीद हुआ है। पुतिन पीएम मोदी की तारीफ कई मौकों पर कर चुके हैं और बाइडेन उनके काम को शानदार कह चुके हैं। मोदी सिर्फ भारत के नेता नहीं बल्कि दुनिया मानती है कि वर्ल्ड लीडर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में रूस दौरे पर थे। पुतिन ने उनसे प्रोटोकॉल तोड़कर मुलाकात की थी। बातचीत के दौरान पुतिन ने दोस्त पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा की थी। पुतिन ने इसी बीच पीएम मोदी को मॉस्को आने का निमंत्रण दिया था। कहा था कि मोदी मॉस्को आएंगे तो उन्हें खुशी होगी। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. We will be able to discuss all the relevant current issues and talk the prospects of the Russian and Indian relationship. Next year we'll have a busy political schedule. The general elections in Parliament are scheduled for next year. We wish our friends every success. बीते वर्ष इससे पहले कई मौकों पर पुतिन पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध चुके हैं। वो भारत रूस के रिश्ते हर दिशा में आगे बढ़ने की वजह पीएम मोदी को बता चुके हैं। पुतिन पीएम मोदी को सबसे समझदार व्यक्ति कह चुके हैं और मोदी के मिशन मेक इन इंडिया की ग्लोबली तारीफ कर चुके हैं। बात सिर्फ पुतिन की नहीं है। बीते वर्ष जून महीने में पीएम मोदी व्हाइट हाउस के मेहमान थे। इस दौरान बाइडेन ने उनका ग्रैंड वेलकम किया था। उस वक्त बाइडेन ने पीएम मोदी से मिलकर कहा था कि भारत में आपका काम शानदार है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी और उन्हें दुनिया के सभी लीडर्स में लोकप्रिय बताया था। पीएम मोदी पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे। तब वहां के पीएम एंथनी अल्बनीज ने एक कार्यक्रम में पीएम मोदी को बॉस कहकर संबोधित किया था। Prime Minister Modi is the boss. पीएम मोदी इससे पहले पापुआ न्यू गिनी में थे तो वहां की ये तस्वीर दुनिया में छाई थी। लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका सिर्फ तस्वीरों तक नहीं है, आंकड़ों में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता पहले पायदान पर है। इसका सबूत कंसल्टिंग फर्म
मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे है, जिसमें पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार अप्रूवल रेटिंग में पहले पायदान पर रखा गया है, जबकि खुद को सुपर पावर बताने वाले कई बड़े बड़े नेता मोदी से कहीं पीछे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी का स्टारडम देखने को मिला है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पीएम के 26 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं और हाल ही में पीएम मोदी यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले नेता बन गए। यही वजह है कि पीएम मोदी के प्रशंसक एक बार फिर ये कह रहे हैं, मोदी है तो ट्रेंडिंग है। प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर हैं, सुपर पावर देशों के नेता इसे मानते हैं, लेकिन ये रुतबा हासिल करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है, जमीन से जुड़े रहना पड़ता है। देश के बारे में सोचने वाला नेता वर्ल्ड लीडर बनता है और पीपल्स कनेक्ट से ऐसे लीडर सफलता की चोटी पर पहुंचते हैं। फिर बात चाहे अयोध्या में मांझी परिवार से घर जाकर मुलाकात करने की हो या फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की चिंता करने की हो। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में थे और अचानक मीरा मांझी के परिवार से मिलने उनके घर चले गए। मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बार। पीएम मोदी ने यहाँ घर में बनी चाय का स्वाद लिया, कहा कि वो चाय वाला है, उन्हें चाय पीते ही स्वाद का अंदाजा हो जाता है। इसके बाद पीएम ने घर के सदस्यों से हालचाल पूछा। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप? हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। इसके बाद से ही मांझी परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं है। अब खबर यह है कि जिस कप में पीएम ने चाय पी थी, उसे मीरा मांझी ने घर के मंदिर में रख दिया है। मीरा मांझी से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि पीएम मोदी ने मांझी दंपति को एक पत्र लिखा है। पत्र में उनकी बनाई हुई चाय की प्रशंसा की, नए साल की बधाई दी। पत्र के साथ मीरा मांझी के परिवार को कुछ गिफ्ट भी भेजा। इनमें टी सेट, ड्राइंग बुक और कलर शामिल हैं। मीरा मांझी परिवार के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या से देश को संबोधित भी किया था। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। यहाँ बात सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बात है जनता के हितों के बारे में लगातार सोचते रहना। फिर वो चाहे अयोध्या का मांझी परिवार हो या फिर कश्मीर का कोई मुस्लिम परिवार, जिसके घर तक बिना भेदभाव सरकार की हर योजना पहुंच रही है। कश्मीर के लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि मोदी नीति से फिजाएं बदल चुकी हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में भव्य राम मंदिर बन रहा है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है और उनके नेतृत्व में भारत की तरक्की का लोहा चीन जैसा दुश्मन देश भी अब मानने लगा है। यही कामयाबी एक नेता को वर्ल्ड लीडर बनाती है, जो वसुधैव कुटुंबकम को तरजीह देता है और पूरी दुनिया को युद्ध का नहीं, शांति का मंत्र देता है, जिसे हर कोई गंभीरता से सुनता है। देश में जिस वक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा है, ठीक उसी वक्त काशी मथुरा जैसे एक और विवाद ने जोर पकड़ लिया। महाराष्ट्र के कल्याण में हाजी मलंग दरगाह या श्री मलंगगढ़ मंदिर, इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। हालांकि ये विवाद नया नहीं है, बल्कि इसकी नींव 80 और 90 के दशक में ही पड़ चुकी थी। इस विवाद से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य भी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, उस वक्त इस मुद्दे का जिक्र किसने और क्यों किया? पण आपल्या मनातल्या भावना मलंगगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इसी बयान के बाद हाजी मलंग दरगाह है या श्री मलंगगढ़ मंदिर, इस विवाद ने सूबे में एक बार फिर जोर पकड़ लिया। बुधवार को यहीं से कुछ दूरी पर सीएम शिंदे एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने मंदिर या दरगाह का मुद्दा एक बार फिर उछाल दिया। मलंगगडाच्या बाबतीत देखील भावना आपल्या सगळ्यांच्या मला माहित आहे,
या मलंगडामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी मलंगड मुक्तीचं आंदोलन सुरू केलं आणि आता जय मलंग श्री मलंग आपण म्हणू लागलो. हा त्याचाही आनंद आपल्याला आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, काही गोष्टी आपण जाहीरपणे बोलू शकत नाही, पण आपल्या मनातल्या भावना मलंगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत, त्या पूर्ण केल्याशिवाय हा एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाही. ये तस्वीर साल 2023 में फरवरी महीने की है, जब एकनाथ शिंदे इसी स्थल पर पहुंचे थे. यहां उन्होंने आरती की थी और भगवा चादर भी चढ़ाई थी. ठीक मेरे पीछे पहाड़ियों पर आपको वो तस्वीर दिखाई देगी, एक गुंबर के आकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे मुस्लिम पक्ष ये दावा करता रहा है कि दरअसल ये हाजी पीर बाबा की मजार है और हिंदू धर्म में नवनाथ संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसे मच्छिंद्रनाथ बाबा की समाधि बताते हैं. इस स्थल को लेकर मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि ये हाजी पीर मलंग बाबा की दरगाह है. दूसरी तरफ हिंदू पक्ष इसे नवनाथ संप्रदाय के बाबा मच्छिंद्रनाथ की समाधि बताकर मंदिर होने का दावा करता है. साल में एक बार मुस्लिम यहाँ जुलूस निकालते हैं तो हिंदू पालकी यात्रा भी निकालते हैं. हम जो है आज जो है ये दरगाह शरीफ हाजी अब्दुल रहमान इनका नाम बोर्ड पे लिखा है, गेजेट में लिखा है, पेशवाओं का रिकॉर्ड है और बाकायदा रजिस्टर है और आज हम उसमें फंक्शन. ये पुरातन मंदिर है, ज्ञानेश्वर काल के है और यहाँ हाजी बनाने का प्रयोग किया गया है, मगर वो हाजी नहीं है. अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है. विपक्ष सीएम के बयान को सियासी बता रहा है और लोकसभा चुनाव में फायदे के लिए खेला गया दांव करार दे रहा है. राजीव सिंह, मुंबई, TV9 भारतवर्ष. यहां आपको विवाद से अलग एक फैक्ट बताते हैं. मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने बयान में धर्मवीर आनंद दिघे का जिक्र किया. धर्मवीर आनंद दिघे और एकनाथ शिंदे दोनों बाला साहब ठाकरे के शिष्य रहे. एकनाथ शिंदे धर्मवीर आनंद दिघे को अपना गुरु मानते हैं. अब अपनी खबर पर लौटते हैं. आपको बताते हैं कि हिंदू और मुस्लिम किन दावों के साथ मंदिर या दरगाह होने का दावा करते हैं. हिंदू पक्ष कहता है कि ये गुरु मच्छिंद्रनाथ की समाधि जिस पर मंदिर बना है, तो मुस्लिम पक्ष इसे हाजी अब्द उल रहमान मलंग की दरगाह बताता है. हिंदू पक्ष नवनाथ संप्रदाय का मंदिर होने का दावा करता है. मुस्लिम पक्ष इसे यमन से आए सूफी के सम्मान में बनाई गई दरगाह बताता है. हिंदू पक्ष दावा करता है कि मंदिर में हिंदुओं को पूजा करने का हक है. मुस्लिम पक्ष का दावा है कि कभी पूजा और आरती नहीं की गई. हिंदू धर्म के मुताबिक समाधि पर हिंदू धर्म के प्रतीक और चिन्ह है. मुस्लिम पक्ष इन दावों को गलत बताता है. हाजी मलंग की जिस दरगाह के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है वो महाराष्ट्र के कल्याण जिले में माथेरान की पहाड़ियों पर मलंगगढ़ किले के पास है. समुद्र तल से इस जगह की ऊंचाई करीब 3000 फीट है. दरगाह को हाजी अब्द उल रहमान के सम्मान में बनाया गया था, जो हाजी मलंग के नाम से मशहूर थे. अब आपको बता दें कि दरगाह या मंदिर के विवाद की बुनियाद कब पड़ी, सबसे पहले किसने ये मुद्दा उठाया और बाद में मुद्दा महाराष्ट्र में कैसे एक आंदोलन में तब्दील हो गया. महाराष्ट्र में मंदिर या दरगाह महासंग्राम नया नहीं है, बल्कि इसकी नींव 1980 के दशक में ही पड़ चुकी थी. साल 1980 में शिवसेना नेता आनंद दिघे ने इस स्थल को मंदिर बताकर दरगाह का विरोध शुरू किया. आनंद दिघे ने 700 साल पुराने नाथ पंथ से संबंधित मच्छिंद्रनाथ मंदिर होने का दावा करते हुए आंदोलन की शुरुआत की. साल 1996 में आनंद दिघे ने 20,000 शिव सैनिकों के साथ कूच किया. आनंद दिघे शिव सैनिकों के साथ दरगाह पर पूजा करने के लिए गए. तब से शिवसेना और हिंदूवादी संगठन इसे श्री मलंगगढ़ का नाम देते हैं. हालांकि देखने पर यह निर्माण दरगाह की तरह ही दिखता है. जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग आते हैं. हाजी मलंग से जुड़े कुछ और ऐतिहासिक तथ्य खंगाले तो इसका जिक्र 1882 में प्रकाशित द गजेटियर्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी मिलता है. इसमें संरचना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि ये दरगाह एक अरब मिशनरी हाजी अब्दुल रहमान के सम्मान में बनाई गई थी, जो हाजी मलंग के नाम से लोकप्रिय थे. कहा जाता है कि नल राजा के शासनकाल के दौरान सूफी संत यमन से अपने कई अनुयायियों के साथ आए थे और माथेरान की पहाड़ी के निचले हिस्से में बस गए थे. अलग अलग तथ्य हैं.
अलग अलग दावे हैं। सवाल यही है कि क्या काशी मथुरा के बाद अब ये विवाद भी अदालत की दहलीज पर ही जाएगा। राजीव सिंह, मुंबई, TV9 भारतवर्ष। इस पुराने विवाद का मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने बयान में जिक्र किया और महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में घमासान शुरू हो गया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शिंदे पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जिन पुरुषों ने संवैधानिक शपथ ली है उन्हें मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने में कोई शर्म नहीं आती है। ओवैसी के अलावा अब अलग अलग राजनेता इस पर बयानबाजी करें। दरगाह के बाद खबर राम मंदिर की। आज राम मंदिर परिसर की कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं जिसमें प्रवेश द्वार पर गज, सिंह, हनुमान और गरुड़ की मूर्तियां दिख रही हैं। ये मूर्तियां भरतपुर में के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी। आप देख सकते हैं परिसर में स्थापित की गई ये मूर्तियां कितनी भव्य हैं। इन तैयारियों के बीच 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र भी बांटे जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के पास निमंत्रण पत्र मौजूद है। खास बात यह है कि इस पर प्रभु राम के बाल स्वरूप की तस्वीर है। इसे देखकर ऐसा माना जा रहा है कि गर्भगृह में जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसकी छवि कुछ इसी तरह हो सकती है। देश को उस खास रामलला के बाल रूप के सामने आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सियासतदान प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही बेसब्र हैं। सियासत में राम को घसीटने का काम हो रहा है। एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड़ ने विवादित बयान दिया। विवाद बढ़ने के बाद माफी भी मांगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान से भी राम के नाम पर सियासत गरमाई। हालांकि वो अपने बयान पर कायम है। हैरानी यह है कि राम को इमाम हिंद कहा जाता है, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रभु राम से जुड़े सवालों के जवाब केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने दिए। वो हमारे स्पेशल शो एंड 5 एंड एडिटर्स में खास गेस्ट थे। उन्होंने बताया कि क्यों भगवान राम इमाम हिंद हैं और राम किसके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व लोकसभा सांसद, धर्म और संविधान के जानकार, देश के जाने माने स्कॉलर, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी का। राम किसके हैं? क्या राम धर्म से बंधे हैं, क्षेत्र से बंधे हैं, किसी संप्रदाय से बंधे हैं? नहीं, यही मैं तो कह रहा हूं कि भारत जो चीज हमारे यहाँ किताबों में है, जो ग्रंथ हैं उनके अंदर है, उसका अगर मूर्ति रूप कोई है इस देश में तो वो भगवान श्री राम। इसी बात का कि जहां हर किसी को के अंदर आपको दिव्यता देखनी, अगर इसका कोई मूर्ति रूप है तो वो है। तो ये मैं तो अपने आप को मैं मानता हूं कि मैं जितना गर्व करूं अपनी भारतीय होने के नाते अपनी इस विरासत पर वो कम है, और जितनी शर्म करूं वो भी कम है कि हम ये संदेश पूरी दुनिया को नहीं दे पाए। तो अगर भारत के मुसलमान की बात करें, भारत का मुसलमान राम को क्यों नहीं अपना पाता है? भारत में हिंदू भी बहुत ऐसे हैं जो नहीं अपनाते, इसमें क्या खास? भारत तो ये तो वो देश है जहां चारवाक की एक बात भी नहीं मानी किसी ने, लेकिन महात्मा कहा, उसकी जो बौद्धिक शक्ति थी उसको सम्मान दिया, किसी ने एक कंकरी नहीं मारी। और जितनी चीजें भारतीयों के लिए पवित्र हैं, जितनी चीजें उनकी आस्था का हिस्सा हैं, चारवाक दर्शन से ताल्लुक रखने वालों ने हर चीज का मजाक उड़ाया। लेकिन भारत का की तो ये परंपरा ही नहीं है कि आप अपने से अगर विभिन्न मत है तो हम उसके लिए उसके खिलाफ हथियार लेके खड़े हो जाएं। नहीं, कंकरी भी नहीं मारी, बल्कि महात्मा का। अल्लामा इकबाल का एक शेर है राम को लेकर, और वो उस पे कहा, हिंदू कहते हैं कि राम को इमाम कह दिया। आप जरा बताइए वो क्या है? राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। अब इमाम जो है वो आमतौर से लोगों के दिमाग में क्यों आता है कि हर मस्जिद में जो नमाज को के आगे होता है, लीड करता है, नेतृत्व करता है, वो उसको इमाम कहते हैं। लेकिन वो तो ये तो इस शब्द का प्रयोग बहुत बाद में हुआ। अच्छा, इसका असल जो इसका अर्थ है लीडर के लिए भी हुआ है।
कि आपको सीधा रखने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल हो वो इमाम है। इमाम हिंद। ठीक, प्रभु चावला जी हमारे साथ हैं। प्रभु जी, आपका सवाल। आपने कहा सीधा जिसको हो, यहाँ तो सीधा कोई है नहीं जी। सीधा कोई है आपको लगता है हिंदुस्तान में? नहीं, सीधा रखने की कोशिश तो होती है, सीधा कोई हो या ना हो। तो आप तो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं जी। आप तो पढ़े हैं, बहुत पढ़ा है आप पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद। आपको लगता है ज्योग्राफिकली फिजिकली हर आदमी सीधा हो सकता है क्या? ये तो काल्पनिक कल्पना कर रहे हैं ना आप तो। एक कल्पना में है कि वो कोण जो लगाते हैं। एक चीज होती है वास्तविकता और एक चीज होती है आदर्श या महत्वाकांक्षा। सीधे नहीं हैं लोग, लेकिन आदर्श तो यह है कि उन्हें सीधे होना चाहिए। तो उसकी कोशिश को मैं जो चीज को आप एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसे इमाम कहा जा सकता है। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो। राम मंदिर के बाद अब खबर अरविंद केजरीवाल की, जिनके खिलाफ दिल्ली आबकारी मामले में ईडी के समन को लेकर सियासी घमासान दूसरे दिन भी जारी है। कल उन्होंने जांच एजेंसियों को अपना जवाब भेजा था और उसके 24 घंटे बाद आज केजरीवाल ईडी के 3 समन भेजे जाने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। करीब 5 मिनट की इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके निशाने पर बीजेपी रही। सबसे पहले आपको उनकी 5 बड़ी बातें बताते हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। पहला आरोप लगाया कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है। ये लोग फर्जी मुकदमों से मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। आबकारी नीति पर कहा कि हमने एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। बीजेपी का मकसद जांच पूछताछ करना नहीं, मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं और ईडी के एक्शन को चुनावी बता रहे हैं। आपको बता दें कि इसी आबकारी केस में वो सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं, लेकिन ईडी के एक्टिव होने के बाद अब उनकी पार्टी बार बार कह रही है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे पता कि ईडी उनको गिरफ्तार करने वाली है। उनकी पार्टी को कैसे पता कि केजरीवाल के घर पर छापे पड़ने वाले हैं। सियासत इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम का वक्त है, इसीलिए उनको समन भेजे जाने की टाइमिंग पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना भर है जितना केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी कह रही है, या फिर अंदर की कहानी कुछ और है? TV9 भारतवर्ष की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके साथ। 3 जनवरी की देर रात आम आदमी पार्टी नेताओं के इस 3 ट्वीट ने दिल्ली की ठंड में सियासी तापमान बढ़ा दिया। सबसे पहले 11:50 पर आतिशी ने एक्स हैंडल पर लिखा। इसके ठीक 1 मिनट बाद संदीप पाठक ने लिखा और फिर सौरभ भारद्वाज ने 11:52 पर पोस्ट लिखी। तीनों ने एक ही दावा किया कि कल सुबह मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर ईडी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। हलचल तब और तेज हुई जब बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात अरविंद केजरीवाल के आवास की ओर जाने वाले दोनों रास्तों पर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी। रात से सुबह और दोपहर हो गई, लेकिन ना तो केजरीवाल के घर छापे पड़े और ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई। सुरक्षा भी हटा ली गई, लेकिन केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुई, जिसमें उन्होंने फिर अपनी गिरफ्तारी का डर जताया। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो। ईडी सूत्रों ने बताया कि आज छापेमारी का कोई प्लान नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्लान लीक हो गया, इसलिए ईडी का प्लान भी टल गया। जबकि बीजेपी ने सवाल उठाए कि केजरीवाल को कैसे पता कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। आज तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि सुबह 7 बजे आना था, आपका खेल खुल गया। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है। केजरीवाल को समन पर मचे घमासान के बीच ही दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी ने जन संवाद अभियान भी शुरू किया। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि गिरफ्तारी और छापे की अफवाह के पीछे इस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने का मकसद हो सकता है। हमने सौरभ भारद्वाज से जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। इन्होंने कहा था कि जब तक किसी क्षेत्र की 80% महिलाएं ओके नहीं कर देंगी तब तक वहां शराब का ठेका नहीं खुलेगा। दिखाएं कितनों से ओके करवाए थे। तो उनके किसी कार्यक्रम की क्या
नैतिकता है कि आपका जनसंवाद से शुरू हो रहा है वो फ्लॉप ना हो जाए, इस डर से आप लोगों ने अफवाह फैलाई कि लोग बाहर निकल के आए बीजेपी का। ठीक है, और बताइए। ईडी सूत्रों के मुताबिक आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल के जवाब को देखने के बाद उनको जल्द चौथा समन भेजने की तैयारी है। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड रही 27 साल की मॉडल दिव्या पाहूजा की। दिव्या की हत्या गुरुग्राम के होटल में कर दी गई। इस हत्याकांड से न सिर्फ आम लोग बल्कि पुलिस और अपराध की दुनिया से जुड़े लोग हैरान हैं, क्योंकि इस केस की कई गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। मर्डर केस में कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा और पहला सवाल तो ये कि दिव्या पाहूजा का शव कहाँ है। पुलिस को दिव्या पाहूजा की बॉडी अभी तक नहीं मिल सकी है। दूसरा सवाल कि दिव्या का मोबाइल कहाँ है। तीसरा सवाल कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या ये मर्डर जितना सामान्य दिख रहा है उतना ही है? क्या जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके अलावा भी कोई इस हत्याकांड में शामिल है? पुलिस की जांच चल रही है, इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, मगर इन सब के बीच कई ऐसे सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज TV9 के हाथ लगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, जिसमें कत्ल के बाद की बेरहमी भी देखिए। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड रह चुकी मॉडल दिव्या पाहूजा मर्डर से जुड़े जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, वो भी मर्डर की दहला देने वाली कहानी बयां कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको होटल के बाहर का फुटेज दिखा रहे हैं। इस वीडियो में दिव्या पाहूजा होटल में एंट्री कर रही है। उसके साथ अभिजीत और एक दूसरा शख्स भी है। दोनों गेट से अंदर चले जाते हैं। इसी फुटेज से दिव्या के होटल में आने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। फिर जो फुटेज मिला वो देखिए। अब ये होटल के अंदर का वीडियो है। 2 जनवरी की सुबह 4:18 का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें लाल रंग के स्वेटर में मुख्य आरोपी अभिजीत है और मॉडल दिव्या होटल में अभिजीत के साथ एंट्री करते हुए दिख रही है। उनके साथ एक शख्स और है। ये तस्वीर होटल के रिसेप्शन की है। रिसेप्शन पर एक शख्स टोपी लगाए और शॉल ओढ़े खड़ा हुआ है। मुख्य आरोपी अभिजीत कुछ बात करता दिख रहा है। मॉडल दिव्या भी अभिजीत के पीछे खड़ी है। ये लोग वहां पर करीब 2 मिनट बात करते हैं। तब तक रिसेप्शन पर मौजूद शख्स मोबाइल में कुछ देखता है और पेपर में कुछ लिखता है और किसी से फोन पर बात करता है। तभी तीसरा शख्स उससे आकर कुछ कहता है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें रूम नंबर 111 की चाबी दे देती है। 4:20 पर वो रूम की तरफ चले जाते हैं। एक और सीसीटीवी ये है जो 2 जनवरी रात 10:44 का है। देखिए कैसे 2 लोग डेड बॉडी घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। उसी समय का ये वीडियो देख लीजिए। लॉबी से ये लोग बॉडी को बाहर ले जाते हुए दिख रहे हैं। इसी सीसीटीवी को देखकर पुलिस को दिव्या की हत्या का पता चला था। एक फुटेज 11:39 का भी है। इसमें हत्या का आरोपी अभिजीत वापस आता दिख रहा है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक इसमें अभिजीत दिव्या की लाश को BMW में ठिकाने लगाने के लिए छोड़ने के बाद लौट रहा है। पुलिस के मुताबिक मॉडल दिव्या पाहूजा का गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में मर्डर हुआ। इस कत्ल को होटल मालिक अभिजीत समेत 5 आरोपियों ने अंजाम दिया, जिनकी तस्वीर आप आपने अभी टीवी स्क्रीन पर देखी है। आरोपी की दिव्या के शव को BMW कार में रखकर ये ठिकाने लगाने के लिए ले गए। बाद में पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। अब आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस पंजाब में शव की तलाश कर रही है। BMW कार भी पटियाला के बस स्टैंड से बरामद कर ली गई, लेकिन पूछताछ में मॉडल दिव्या को लेकर अभिजीत ने बड़ा खुलासा भी किया। आरोपी अभिजीत का दावा है कि दिव्या के पास उसकी अश्लील तस्वीरें थीं। अश्लील तस्वीरों के एवज में वो ब्लैकमेलिंग करती थी। होटल मालिक अभिजीत सिंह से उसने कई बार पैसे भी ऐंठे। इस बार मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। ऐसे में 2 जनवरी को दिव्या अभिजीत होटल पहुंचे। अभिजीत फोटो डिलीट कराना चाहता था। दिव्या ने अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताया। तस्वीर डिलीट न कर पाने की पर दिव्या की हत्या कर दी गई। अभिजीत समेत 5 लोगों ने लाश ठिकाने लगाई है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए अभिजीत ने 2 होटल कर्मचारियों की मदद ली। कर्मचारियों के अलावा 2 और साथियों से भी मदद ली गई। डेड बॉडी को BMW कार में रखकर ठिकाने लगाया गया। पुलिस जांच में हत्या की जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो है दिव्या अभिजीत की अश्लील फोटो को लेकर ब्लैकमेल कर रही, जबकि अभिजीत और दिव्या पाहूजा दोनों काफी समय से नजदीक थे। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि दिव्या का एक गैंगस्टर बॉयफ्रेंड था, संदीप।
गाडोली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिव्या ने हनी ट्रैप के जरिए संदीप गाडोली से संपर्क बनाया और उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। गाडोली के एनकाउंटर के वक्त दिव्या की उम्र सिर्फ 20 साल थी। उसने कुछ वक्त तक आईटी कंपनी में जॉब भी की। इसके बाद मॉडलिंग करियर में हाथ आजमाया, लेकिन दिव्या पाहूजा 2016 में उस वक्त चर्चा में आई जब उसके गैंगस्टर बॉयफ्रेंड संदीप गाडोली का मुंबई में एनकाउंटर हुआ। गाडोली के परिवार ने मुंबई एनकाउंटर को फेक बताया। दिव्या पर ही गुरुग्राम पुलिस के साथ साजिश रचकर संदीप की हत्या कराने का आरोप लगा। इस केस में दिव्या को 7 साल तक जेल में रहना पड़ा। पिछले साल जुलाई में दिव्या बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आई थी और फिर अब जीत के करीब है। लेकिन अब फिक्र दुनिया के उस हिस्से की जहां महायुद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। पहले इजरायल ने लेबनान पर हमला किया। बुधवार को ईरान में सुलेमानी की शोक सभा के दौरान हमला हुआ। ईरान ने भी हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया और विनाशक बदले की धमकी दी है। ईरान की धमकी के बीच लेबनान फ्रंट पर भीषण युद्ध का खतरा बढ़ गया। यही वजह है कि अब अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, डेनमार्क समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए निर्देश जारी कर दिया। लेबनान ने बैरूत में हुए इजरायली हमले का बदला शुरू कर दिया है। इजरायल पर लेबनान से हुआ ये हमला इसकी तस्दीक कर रहा है। बैरूत में इजरायली हमले से भड़के लेबनान ने उत्तरी इजरायल में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बेस को टारगेट किया। लेबनान की तरफ से श्लोमी इलाके में बने बेस को टारगेट करते हुए बुरकान मिसाइल दागी गई। बुरकान लेबनान की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 800 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके साथ ही लेबनान से मिल्किया सैन्य बेस पर एंटी टैंक मिसाइल से अटैक हुआ। लेबनान के हमले से दोवेब इलाके में बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान का दावा किया जा रहा है। लेबनान फ्रंट पर इजरायल गाजा युद्ध की तरह हमले शुरू हो चुके हैं। एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। आईडीएफ ने लेबनान की तरफ कई हमलों को अंजाम दिया है। आईडीएफ के हमलों में हिजबुल्लाह का सैन्य ढांचा और लड़ाकों के ठिकाने तबाह हुए हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजरायल को बड़ी धमकी दी है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने कहा है कि इजरायली हमले को कुचल देंगे। हिजबुल्लाह युद्ध से नहीं डरता। इजरायल से पूर्ण युद्ध हुआ तो माकूल जवाब देंगे। दरअसल नसरल्लाह हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी की मौत से भड़का हुआ है। यही वजह है कि लेबनान फ्रंट पर ऑल आउट वॉर का खतरा बढ़ गया है। अगर लेबनान से युद्ध शुरू हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट के महायुद्ध की आग में घिरने की आशंका है। और अब टॉप 9। राहुल गांधी ने बदला अपनी यात्रा का नाम। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा नाम। यात्रा में 15 राज्य होंगे कवर। 14 जनवरी को मणिपुर से होगी शुरुआत। कांग्रेस में शामिल हुई वाईएस शर्मिला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बोली कांग्रेस ने किया भारत की बुनियाद का निर्माण। आज इंडिया गठबंधन से भी जुड़ी आई 2 बड़ी खबरें। लालू यादव ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। अगले 2 दिन में विपक्षी गठबंधन की हो सकती है वर्चुअल मीटिंग। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर किए जाने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी। बोले ममता गठबंधन ही नहीं चाहती है, ममता तो मोदी की मदद में लगी हुई है। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। स्पेशल सेल ने हिजबुल के मोस्ट वांटेड आतंकी जावेद अहमद को किया गिरफ्तार। दहशतगर्द पर 10 लाख का था इनाम। राजस्थान के कोटा में मंत्री बने हीरालाल सागर के स्वागत के लिए बना मंच टूटा। मंत्री समेत कई कार्यकर्ता नीचे गिरे। हादसे में कुछ लोगों को चोटें आई। भोपाल में अपराधियों ने 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना शहर के सबसे पॉश इलाके में हुई। अब पुलिस 3 बदमाशों की तलाश में जुटी। नवी मुंबई की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग के बाद केमिकल फैक्ट्री में हुए तेज धमाके। आग से करोड़ों का नुकसान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। सेना ने इलाके को घेरा। छिपे आतंकवादी लगातार कर रहे हैं फायरिंग। 10 बजे देखिए धरती पर एटम संकट। भूमाफिया चीन का लालच।